वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ये वो लूज करते रहते हैं, और लूज किए हुए बल्कि होते हैं ना इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के मुताबिक, कि हर एटम ने अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं के गिर्द फ्री इलेक्ट्रॉन की शक्ल में घूम फिर रहे होते हैं। और जब हम कोई करंट वगैरह पास करने के लिए उस मेटल को यूज करते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से दूसरी साइड तक करंट ले जाने में हेल्प करते हैं। तो अब आपके जो पीरियोडिक टेबल है अगर आप उसको सामने रखें ना तो उसमें ये शुरू में आपके मेटल्स हैं, एंड पे नॉन मेटल्स हैं। अब जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर शुरू वाले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रहे हैं, एंड वाले नहीं कर रहे होते। अच्छा वो क्यों नहीं कर रहे, या ये मेटल्स को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कहते हैं सर लेफ्ट से राइट जाए ना तो साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होने का मतलब ये है कि उन जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं लेकिन उनका जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होने की वजह से जो एंड वाले हैं, शुरू वालों का साइज बड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं और इजीली मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो एंड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस से दूर हैं। ये इसमें इसमें साइज छोटा है ना, इन इन एटमों में साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाते हैं, जिस वजह से उनके लिए फिर फ्री फॉर्म में मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू वाली एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं, हम सिर्फ अभी बात मेटल्स की कर रहे हैं ना, तो मेटल्स में जो शुरू वाली मेटल्स हैं इनके साइजेस बड़े होने की वजह से, मेटालिक बॉन्ड वीक होने की वजह से कंडक्ट करना आसान है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉर्म में इजीली मूव कर लेते हैं। जो एंड वाली मेटल्स हैं इनके साइज छोटे होने की वजह से जो लूज के इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, इस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके लिए फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से हम कहते हैं कंडक्टिविटी उनकी कम पड़ जाती है। तो यही पॉइंट है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो ये कंडक्टिविटी इन उसकी जो है सॉरी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि लेफ्ट से राइट जाए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से। हाँ साइज तो छोटा हो रहा है, साइज तो डिक्रीज हो रहा है एंड वालों का, लेकिन नंबर ऑफ इसके इसने जो शुरू वाले इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन एक एक, ये पहले ग्रुप वालों ने एक दिए हुए, इन्होंने दो दिए हुए, तो जैसे आप मूव करते जा रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो तादाद ज्यादा, साइज साइज भी छोटा है, मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, वो बातें भी अपनी जगह है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो पॉइंट हमारा बन जाता है जी कि पीरियड में कंडक्टिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और ग्रुप्स में भी ये इंक्रीज ही होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होता जाता है, मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता जाता है, या न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो कम होती जाती है, तो जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। ये एक मिनट बुक से भी कंफर्म कर लें, पीरियड वाली बात जो है ना वो बड़ी अजीब सी लग रही है कि टॉप से बॉटम जाए तो ये जनरली इंक्रीज होता है, ये बात तो ठीक हो गई। उसके बाद है इसने ना पीरियड की बात ही नहीं की मेरे ख्याल से। चलें बहरहाल, पीरियड की उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन रीजन यही बनती है, पीरियड में भी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, और ग्रुप में भी कंडक्टिविटी इंक्रीज है और साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान और लूज किए इलेक्ट्रॉन का फ्री फॉर्म में मूव करना आसान, तो उस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाती है, तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, पीरियड में भी इंक्रीज है ग्रुप में भी इंक्रीज है। ये बात हो रही ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के हवाले से। जो चौथा ग्रुप है, चौथे से लेके 8वें तक, ये सारे नॉन मेटल्स के ग्रुप आ गए।
नॉन मेटल्स आपको हम कहते हैं जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना फ्री आयंस होते हैं, ना कोलेरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवा सके। तो फिर हम कहते हैं जो मेटेलिक जो आपकी नॉन मेटल्स हैं इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती, ये इंसुलेटर है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन मेटेलिक करेक्टर आपको कल हमने बात की थी कि ये जो आपके पीरियड्स हैं इनमें शुरू में तो नॉन मेटल है, दरमियान में मेटल आइड है और एंड पे मेटल्स आ जाती हैं। एंड पे मेटल आने का मतलब ये है कि नीचे आ रहे हैं तो फिर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है और सॉरी कम हो रहा है और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब ये है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस इन द लास्ट ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो फिर उनमें कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाती है। लास्ट में पॉइंट है डायमंड एंड ग्रेफाइट का, ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और पास पेपर में आया भी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन की फॉर्म्स है, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन डायमंड कनेक्ट नहीं करता और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर लेता है। तो हम कहते हैं दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो डायमंड है उसके अंदर जो कार्बन एटम किस तरह अरेंज है इन अ कम्प्लेक्स वे। आपने पीछे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी शायद ना कि डायमंड के अंदर जो कार्बन होती है वो टेट्राहेड्रल शक्ल में होती है, यानी एक कार्बन से चार जुड़ी होती है, उनसे फिर आगे और चार इस तरह अटैच होती रहती हैं। तो ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना फ्री आपके आयंस है, ना कोई लेरी स्ट्रक्चर है डायमंड के अंदर। लेकिन जो ग्रेफाइट है इसके पास कार्बन एटम जो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स है, इसके पास लेयर्स की शक्ल में कार्बन एटम भी मौजूद है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी आता है, आपकी बुक पे देखते हैं इसने ये इसकी क्या रीजन लिखी हुई है कि while in the form of graphite, carbon is a fairly good conductor because one of its four valence electron is relatively free to move। कि चार जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है, फ्री टू मूव कर सकता है। डीलोकलाइज की टर्म आपने 9th चैप्टर में पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह फिक्स नहीं, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो उस डीलोकलाइजेशन की वजह से, फ्रीली मूव करने की वजह से उनकी जो ग्रेफाइट है उसके अंदर एक तो लेरी स्ट्रक्चर है और दूसरा वो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। भाई ये इसका जी शॉर्ट क्वेश्चन, ये डायमंड नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, उसकी वजह बता दें। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इसमें एमसीक्यू एक है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं, ये ठीक है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी ठीक है। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये भी ठीक है। ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ये गलत है कि मेटल्स जो के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपने पीछे बात की थी ना, वो पानी जैसे सोडियम ऑक्साइड है पानी से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा ना, तो मेटल के ऑक्साइड पानी से मिलके बेस बनाते हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं कि वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होने चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन हमारी यहाँ पे बन जाएगा आंसर इसका, क्योंकि उसने पूछा गलत कौन सी बात है तो ये वाली बात गलत है, तो डी ऑप्शन हमारी इसमें बन जाएगी। उसके बाद जी हाइड्रेशन एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करें और इसके ट्रेंड वगैरह, तो फैक्टर हो गए। डेफिनेशन इसकी क्या है, एनर्जी इवॉल्व और absorbed व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यानी जब आपके पास एक मोल गैसियस आयंस हो, कोई भी आयन गैसियस हो, सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, गैसियस आयन हो, एक मोल हो, उनको जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो और इस तरह डिजोल्व करें एन इन्फिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन बने। इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक मोल अगर आपके पास NaCl जैसे है तो उसमें 1000 मोल पानी डाल दें तो ये उसके लिए इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। इन्फिनिट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्फिनिट का वर्ड यूज करना जरूरी क्यों है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 मोल NaCl है और इसको हल करने के लिए 2000 ml पानी चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूरी तरह हल होगा। लेकिन अगर मैं 1000 ml की बजाय उसमें 100 ml पानी डाल दूं, तो 100 ml का मतलब थोड़ा सा नमक हल होगा, तो जितना हल होगा उतनी एनर्जी वो खारिज कर देगा, बाकी जो हल नहीं होगा उसकी एनर्जी नहीं निकलेगी। फिर आप उसमें और पानी डालते हैं, 500 ml डाल डाल देंगे पानी, तो फिर और ज्यादा मालिक्यूल हल होंगे, और ज्यादा हीट निकलेगी, लेकिन अभी भी मुकम्मल नहीं। जब 1000 ml आप पानी डाल देंगे तो सारे का सारा वो चीज हल हो जाती है, और जितनी एनर्जी उसने इवॉल्व करनी है वो कर लेती है। अब 1000 ml से ऊपर मैं अब 2000 कर दूं, 3 4 जितने मर्जी ml ऊपर ले जाऊं, क्योंकि वो जितना था वो सारा हल हो चुका है, अब और उसने हल होना नहीं है, और हीट भी आपको नहीं मिलनी। तो ये जो सोल्यूशन है ना, कि जिसके बाद आप जितना मर्जी उसमें सॉल्वेंट ऐड करें, आपको कोई मजीद हीट जो है वो उसमें इवॉल्व नहीं होती, उसको हम नाम देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन का। ठीक हो गया? तो कहते हैं 1 मोल गैसियस आयंस आपके पास हो, उसको पानी में आप डिजोल्व करके इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं, तो उस वक्त जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। फैक्टर इसका है जी चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ पानी, यानी चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज टू साइज रेशियो का मतलब चार्ज ऊपर है और साइज नीचे है। तो चार्ज की हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और साइज के इनवर्सली है, मतलब जितना साइज छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, अब पीरियड में जब आप बात करते हैं, ये पीरियड आपका, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट मूव करते हुए पीरियड में साइज जो है वो छोटे होते जाते हैं। अब ये जो सोडियम है इसके ऊपर चार्ज है +1 का, इसका जो आयन होगा वो +1 होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा, एल्यूमिनियम का +3 होगा, लेकिन सोडियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का और छोटा है। अच्छा, एक तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, +1 +2 +3, चार्ज भी ज्यादा हो गया, दूसरे नंबर पे साइज भी छोटा हो गया, तो चार्ज बढ़ने से भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, और साइज छोटा होने से भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। तो हम कहते हैं जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो चूंकि चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो बढ़ती जा रही है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। ये बात सिर्फ पॉजिटिव तक में आयन तक में महदूद नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ तीनों को कंपेयर करने के लिए एग्जांपल दी। आप क्लोराइड आयन ले लें, इधर से सोडियम आयन ले लें, इधर से क्लोराइड आयन ले लें, उसके ऊपर चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज -1 है, चार्ज की अमाउंट दोनों की सेम है, डायरेक्शन उसका साइन का फर्क है कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, लेकिन दोनों के चार्ज की जो अमाउंट है वो +1 -1 वो सेम है। लेकिन सोडियम का साइज बहुत बड़ा है, और क्लोरीन का साइज उसकी निस्बत से बहुत ज्यादा छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से वो लेफ्ट से राइट जाए तो साइज छोटे होते हैं ना, तो साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो चार्ज टू साइज रेशियो होगी वो सोडियम की निस्बत से ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट से राइट जाए तो साइज छोटा होता जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज कर गई, और हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर गई। तो लेफ्ट से राइट जाए पीरियड में हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशियो और डिक्रीज इन साइज, चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज हो रही है और साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद है जी ग्रुप्स में। अच्छा, अब आप ग्रुप को कंपेयर करेंगे, ये पहले ग्रुप को ले लें तो आप कहेंगे सर इन सारों का +1 चार्ज है, एक ही ग्रुप की में जो एटम है उनके ऊपर चार्ज तो सेम होता है, लेकिन नीचे जा रहे हैं तो साइज बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल ऐड होते जा रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है। तो चार्ज सेम रह रहा है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से चार्ज टू साइज रेशियो जो है ना वो छोटी होती जा रही है, नीचे वाली क्वांटिटी है ना, तो वो चार्ज टू साइज रेशियो है ना, तो साइज नीचे है, तो नीचे वाली क्वांटिटी जब बड़ी होती जाए तो जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर आपका छोटा होता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स में ये डिक्रीज करते हैं, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो डिक्रीज करती है। वो क्यों डिक्रीज कर रही है? कि साइज में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ट्रेंड के हवाले से हो गया, फैक्टर हो गए, डेफिनेशन का हो गया। इसमें स्पेशल जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना हट के, ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन वो बहुत कम आया है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, जैसे ना थोड़े एग्जांपल्स के साथ, जैसे ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, के एल्यूमिनियम की ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, वजह बता दें। तो हम वही बात करते हैं कि जी जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो एल्यूमिनियम की ज्यादा है, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है
और उसका साइज छोटा है। इसका चार्ज बाकी दोनों से ज्यादा है और इसका साइज भी बाकी दोनों से छोटा है। तो चार्ज टू साइज रेशियो इंक्रीज कर गई इसकी, इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है। इस तरह वो कहता है हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की जो है वो कैल्शियम से 3 गुना ज्यादा है। ये आपकी बुक में ना एक टेबल बना हुआ, इससे ये एमसीक्यू बनाया हुआ, ये पास पेपर का सवाल है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये पास पेपर का सवाल है कि एल्यूमिनियम देखे ना, कैल्शियम की 1500 कुछ है और एल्यूमिनियम 4600 कुछ है, ये तकरीबन 15 को 3 से ज़रब दे तो 45 बनता है ना, तो तकरीबन ये 3 गुना है। तो क्वेश्चन था कि इसकी 3 गुना उससे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्यों है। तो जवाब हम फिर वही देते हैं कि जो असल बात है चार्ज टू साइज रेशियो की, और चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो एल्यूमिनियम का कैल्शियम से 3 टाइम ज्यादा है, इस वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी इतने टाइम ही ज्यादा है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का पास पेपर में आया हुआ है कि ग्रुप नंबर 2 जो है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी पहले ग्रुप वालों से ज्यादा होती है। ये सिंपल ग्रुप्स को कंपेयर, वो वही बात जो हमने अभी की, लेफ्ट से राइट जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। अब वो उसने कहा कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में से दूसरे ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है पहले से, तो बात वही आ गई जो भी हमने बात की कि लेफ्ट से राइट जाए तो साइज छोटा हो रहा है, चार्ज ज्यादा हो रहा है, इस वजह से चार्ज टू साइज रेशियो भी बढ़ती जा रही है, तो वो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ले जी, आज इतना ही काफी, क्लास में बस पता नहीं चल रहा था, उसके लिंक की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था।